हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलो अब कहानी पर आते हैं। शिवांश काव्या के साथ सूची देखने लगा। तभी शिवांश की नजर इनाम पर पड़ी, 500 स्वर्ण मुद्राएं। जिसे देखकर अपराधी का नाम शिवांश ने देखा तो वो नाम था कालू, जो एक नौग्रह रैंक के 6ठे स्तर का योद्धा था। 500 स्वर्ण मुद्राएं हरित राज्य में एक बड़ी रकम होती थी, जिसके लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि कालू कोई बड़ा अपराधी था जिसे कोई पकड़ नहीं पाया था। शिवांश को कालू की जानकारी देखते हुए देखकर काव्या बोली, मैंने इस कालू का नाम सुना है। उसने एक रात में 4 परिवारों की हत्या कर दी, वो भी अकेले। शिवांश ने पूछा, पर क्या इन 4 परिवारों में से किसी ने रोका नहीं इसे? काव्या बोली, कालू के पास जहर बनाने की ऐसी कला है, जिस जहर के प्रभाव में कोई भी आए वो गहरी नींद में चला जाता है। उसने सबके साथ ऐसा ही किया था और सबको नींद में जाने के बाद मार डाला। शिवांश ने पूछा, ये कब की बात है? काव्या ने जवाब दिया, यही 1 महीने पहले। ऐसा समझ लो कि कालू एक हत्यारा है जो मुद्राओं के लिए लोगों को मारता है। काव्या की बात सुनकर शिवांश बोला, तब तो इसे मरना होगा। चलो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। इतना बोलकर शिवांश कालू की पर्ची बोर्ड से उतार लिया और मोहिनी के पास पहुंच गया और उसे कालू की पर्ची दे दी। जिसे देखकर मोहिनी शिवांश से बोली, क्या तुम सच में इसे पकड़ना चाहते हो? शिवांश ने कहा, हाँ, तुम इस कालू की जानकारी दो, जो भी तुम्हारे पास है। शिवांश की बात सुनकर मोहिनी बगैर कुछ बोले कालू का नाम शिवांश की शिकार सूची में डाल देती है। उसके बाद मोहिनी शिवांश को एक पत्थर देते हुए बोली, तुम्हारे पास 1 महीना है कालू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। अगर तुमसे पहले कोई और उसे पकड़ लेता है तो तुम असफल घोषित हो जाओगे, और इसका मतलब तुम जानते हो। शिवांश बोला, हाँ समझ गया। मोहिनी ने जो पत्थर शिवांश को दी थी वो एक सूचना संरक्षण पत्थर था, जिसमें लोगों की जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी। विचित्र लोक में ऐसे ही पत्थरों में जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी। इस पत्थर के 3 लेवल होते थे, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। शिवांश के पास जो पत्थर था वो लो लेवल का था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की जानकारी रखी जा सकती थी। उस पत्थर को अपने पास रखने के बाद शिवांश शिकारी दल समूह की इमारत से बाहर जाने लगा। कुछ ही देर में सभी शिकारियों में बात फैल गई कि शिवांश ने कालू को पकड़ने का सौदा किया है। इसे सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सब शिवांश का मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे, लगता है ये बच्चा जगताप को हरा दिया तो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा है। ऐसा न हो कि इसका पहला मिशन ही आखिरी बन जाए। लोगों की बातों से अनजान शिवांश इमारत से बाहर निकला। जब शिवांश इमारत से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो लड़का उसके इमारत में जाने के वक्त इमारत के द्वार पर खड़ा था, वो अभी भी वहीं खड़ा था और पहरेदार उसे गुस्से में घूर रहे थे। ये देखकर शिवांश उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक पहरेदार से बोला, ये लड़का बहुत देर से यही है, क्या बात है, आप सब इसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? शिवांश की बात सुनकर वो पहरेदार एक पल शिवांश की तरफ देखा, फिर बोला, ये लड़का शिकारी बनना चाहता है, लेकिन ये इस योग्य नहीं है कि शिकारी बन सके। अभी ये जल रैंक के पहले स्तर पर ही है। पहरेदार की बात सुनकर शिवांश को आश्चर्य हुआ और एक पल उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का भी अब शिवांश को ही देख रहा था। ये देखकर शिवांश उस लड़के के पास गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम तारिश है। और तुम कौन हो? शिवांश ने कहा, मेरा नाम शिवांश है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम शिकारी क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? तारिश गुस्से में बोला, मैं शक्तिशाली बनने के लिए शिकारी बनना चाहता हूँ। मेरे परिवार में सब मुझे हीन भावना से देखते हैं क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। मेरे पिता भी मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए मैं ताकतवर होकर सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। क्या शिवांश तारिश की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुदा योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश शिकारी दल समूह की इमारत के बाहर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम तारिश था। तारिश के बारे में जानकर शिवांश को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो भी कमजोर ही था और उसने तारिश की मदद करने का सोचा। उसके बाद तारिश से शिवांश बोला, तारिश, ये लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तारिश उम्मीद की नजरों से शिवांश को देखते हुए बोला, वो क्या है? पहला, तुम अपने घर चले जाओ, और दूसरा, तुम मेरे साथी बन जाओ। मैं जो इनाम जीतूंगा उसमें से तुम्हें भी दूंगा, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या चौंकते हुए बोली, शिवांश, ये क्या कह रहे हो तुम? ये लड़का कमजोर है,
जरूरी नहीं जो आज कमजोर हो वो कल भी कमजोर हो, शिवांश ने कहा। तारिश बोला, धन्यवाद शिवांश, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तारिश की बात सुनकर शिवांश खुश होते हुए बोला, बढ़िया, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा और काव्या, तुम्हें भी एक वादा करना होगा। दोनों एक साथ बोले, वो क्या है? किसी निर्दोष जानवर या इंसान पर हमला नहीं करोगे, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर तारिश शॉक हुआ। वहीं काव्या बोली, मैं वादा करती हूँ कि किसी निर्दोष जादुई जानवर और इंसान को नहीं मारूंगी। काव्या से वादा मिलने पर शिवांश मुस्कुराया और तारिश की तरफ देखा जो शॉक में था, तो शिवांश उसे होश में लाते हुए बोला, क्या हुआ तारिश, क्या तुम्हें ये वादा नहीं करना है? तारिश बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी वादा करता हूँ, वो तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। बढ़िया, अब चलो चलकर कोई रहने की जगह देखते हैं और वहीं पर आगे की योजना बनाएंगे कि अपने शिकार का शिकार कैसे करना है, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर दोनों सहमत हुए और शिवांश के साथ चल दिए। काव्या और तारिश राजधानी के बारे में ज्यादा जानते थे, इसलिए दोनों शिवांश को एक आवासीय होटल में ले गए, जहां तीनों ने 2 कमरे किराए पर लिए। उसके बाद तीनों कमरे में चले गए। शिवांश और तारिश एक कमरे में गए और काव्या दूसरे कमरे में। अपने शहर से आने के बाद शिवांश ने एक पल भी आराम नहीं किया था, इसलिए कमरे में जाते ही वो सो गया। वहीं तारिश कमरे में ही ध्यान करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करने लगा। करीब 3 घंटे सोने के बाद जब शिवांश उठा तो उसने तारिश को उदास बैठा हुआ देखा। ये देखकर शिवांश बोला, क्या बात है तारिश, तुम उदास क्यों हो? तारिश बोला, मैंने फिर से अभी ध्यान किया लेकिन मेरा रैंक बढ़ ही नहीं रहा है। तारिश की बात सुनकर शिवांश कुछ सोचते हुए बोला, तारिश, तुम्हारे माता पिता के वंश के पास कौन से नाग की शक्ति है? तारिश बोला, मेरे माता पिता दोनों के परिवार के पास पीले नाग की शक्ति है और वही हमारे पास भी है। तारिश की बात सुनकर शिवांश कुछ सोचकर बोला, तारिश, अपना हाथ दो मुझे। तारिश ने पूछा, क्यों? अरे दो यार। इतना बोलकर शिवांश ने तारिश के हाथ पकड़ ली और अपनी शक्ति तारिश के शरीर में भेजकर उसकी जांच करने लगा। कुछ पल जांच करने के बाद शिवांश बोला, तुम्हारे शरीर में एक बाधा है जिसे तुम्हारी शक्तियां तोड़ नहीं पा रही हैं। अगर वो बाधा दूर हो जाए तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। शिवांश की बात सुनकर तारिश के मन में आशा की एक किरण जगी और वो बोला, कैसे दूर होगी ये बाधा? मैं तो कर दूंगा बाधा दूर, लेकिन उसे दूर करने में तुम्हें बहुत दर्द होगा क्योंकि मुझे अपनी शक्ति तुम्हारे शरीर में भेजनी होगी, शिवांश ने कहा। शिवांश ने इतना कहा ही था तभी उनके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। इसे सुनकर शिवांश बोला, जाओ खोल दो, काव्या होगी। तारिश बोला, ठीक है। इतना बोलकर जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। तारिश ने जब दरवाजा खोला तो शिवांश की उम्मीद के अनुसार वहां पर काव्या थी। काव्या के अंदर आने के बाद तारिश ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में आने के बाद काव्या बोली, क्या कर रहे थे तुम दोनों? कुछ खास नहीं, बस तारिश के शरीर की बाधा को दूर करने की कोशिश कर रहा था, शिवांश ने कहा। काव्या ने पूछा, क्या हुआ है इसे? इसके शरीर में किसी कारण से कुछ बाधा है जिसके कारण ये अपने रैंक को बढ़ा नहीं पा रहा है, शिवांश ने कहा। काव्या बोली, लेकिन शिवांश, तुम इसे कैसे ठीक करोगे? क्योंकि इस तरह की बाधा को केवल कोई योगी ही अपनी कुंडलिनी चक्र ऊर्जा से ठीक कर सकता है। काव्या की बात सुनकर शिवांश मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर काव्या और तारिश शौक होते हुए शिवांश को देखने लगे। कुछ पल शौक से देखने के बाद काव्या बोली, शिवांश, तुम एक योगी हो? शिवांश काव्या की बातों को सुनकर बोला, हाँ, मैं 2 चक्रधारी योगी हूँ और आज मैं पहली बार तारिश का इलाज करने वाला हूँ। आओ तारिश, मेरे पास बैठो। शिवांश की बात सुनकर तारिश खुशी खुशी शिवांश के सामने बैठ गया, जिसके बाद शिवांश ने तारिश के हाथ को पकड़ लिया और अपने शरीर से शक्ति निकालकर अपने चारों तरफ एक शक्ति घेरा बना लिया। फिर अपनी कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को निकालकर तारिश के शरीर में भेजने लगा। जैसे ही शिवांश की कुंडलिनी चक्र ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर तारिश के शरीर में प्रवेश की तो तारिश का शरीर कांप उठा और अपनी जगह से गिरने लगा, लेकिन शिवांश ने गिरने नहीं दिया। कुछ समय तक ऊर्जा भेजने के बाद शिवांश उसे तारिश के पूरे शरीर में दौड़ाने लगा, जिससे तारिश के शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन तारिश ने हार नहीं मानी और दर्द सहता रहा। करीब 1 घंटे बाद तारिश ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया और साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि उसका रैंक धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी हो रहा था। शिवांश 15 मिनट और तारिश का हाथ पकड़े रहा,
फिर अपनी शक्ति और कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को अपने शरीर में वापस भेज दिया। तारिश का हाथ छोड़ने के बाद शिवांश बोला, अब तुम ठीक हो गए हो और अब तुम जल रैंक के चौथे स्तर के योद्धा बन गए हो। तारिश बोला, सही कहा तुमने शिवांश, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हूँ। तारिश की बात सुनकर काव्या बोली, बधाई हो तारिश, अब तुम अपने परिवार को दिखा सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। एक तरफ शिवांश, तारिश और काव्या तारिश के ठीक होने की खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिस्ट परिवार के घर के हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, जिनमें वो लोग भी थे जिन्हें शिवांश ने पीटा था। उनके शरीर पर अब भी घाव थे। उन्हें देखते हुए एक 24-25 साल का लड़का बोला, तुम सबकी ये हालत किसने की? तुम सब तो काव्या को पकड़ने गए थे, क्या हुआ उसका? एक आदमी बोला, दुर्जय भाई, हमने तो काव्या को कैद कर ही लिया था, तभी वहां एक लड़का आ गया और उसने हम सब पर हमला करके काव्या को बचा लिया। दुर्जय वही आदमी था जो काव्या से विवाह करना चाहता था। दुर्जय बिस्ट परिवार के मुखिया दुष्यंत बिस्ट का बड़ा बेटा था। दुर्जय बिस्ट पवन रैंक के 8वें स्तर का योद्धा था। वो बिस्ट परिवार के युवा योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अपने परिवार के योद्धा की बात सुनकर दुर्जय बोला, कौन था वो लड़का, जानते हो उसे? दूसरा योद्धा बोला, नहीं दुर्जय भाई, राजधानी में पहली बार उसे देखा था और काव्या को देखकर भी नहीं लग रहा था कि वो उसे जानती हो। दुर्जय बोला, मतलब उसने बेवजह बिस्ट परिवार से दुश्मनी मोल ली, क्या उसे बताया था कि तुम किस परिवार से हो? योद्धा बोला, जी दुर्जय भाई, बताया था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। और एक बात भाई, उसके पास एक शक्तिशाली जादुई घोड़ा है जो बहुत शक्तिशाली है। अपने आदमी की बात सुनकर दुर्जय बोला, जाओ पता लगाओ कि काव्या और वो लड़का कहाँ है। हमें किसी भी कीमत पर काव्या चाहिए, चाहे उसके लिए हमें उस लड़के को मारना पड़े तो मार डालो। सभी योद्धा बोले, जी भाई। एक तरफ दुर्जय अपने योद्धाओं को भेज चुका था, वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने साथियों के साथ कालू की जानकारी को देख रहा था। जानकारी वाले पत्थर से शिवांश को पता चला कि कालू को आखिरी बार पहाड़ी गांव के शराब खाने में देखा गया था। उस गांव का नाम देखकर तारिश बोला, ये पहाड़ी गांव राजधानी से करीब 5 कोस दूर है। ये ऐसा गांव है जहां अपराधी लोग जाकर छुपते हैं, क्योंकि ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस कारण इसमें कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, और अगर कोई सैनिक प्रवेश करने की कोशिश करता है तो गांव वाले पहाड़ से हमला करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गांव वाले अपराधियों को शरण देते हैं, शिवांश ने कहा। तारिश बोला, हाँ, गांव वालों को इन्हीं लोगों से कमाई होती है। ये गांव तो छोटा है, लेकिन जो चीज राजधानी में नहीं मिलती वो भी यहाँ मिलने की संभावना रहती है। काव्या बोली, तब तो जब हम कालू को पकड़ कर लाएंगे तो वो सब हम पर हमला जरूर करेंगे। शिवांश बोला, पकड़ कर लाएंगे तब ना, अगर हम कालू को वहीं मार दें तो फिर हमें वो नहीं पकड़ पाएंगे। काव्या ने पूछा, तुम्हारे पास कोई योजना है? शिवांश, हाँ, हम पहाड़ी गांव में चोर बनकर जाएंगे और वहां जाकर किसी तरह से कालू का खेल खत्म करेंगे, शिवांश ने कहा। तारिश ने पूछा, लेकिन उसके लिए हमें कोई सामान चाहिए जो महंगा हो, क्या हमारे पास ऐसा सामान है? हम रैंक 3 की जादुई तलवार लेकर जाएंगे जो इस क्षेत्र में बहुत महंगी बिकती है, शिवांश ने कहा। काव्या बोली, लेकिन शिवांश, उस तलवार की कीमत 300 स्वर्ण मुद्राएं होंगी, हम कैसे खरीदेंगे उसे? हम खरीदेंगे थोड़े ही, हम बनाएंगे, हम साधारण तलवार को जादुई तलवार बनाएंगे, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगे। कुछ पल बाद काव्या बोली, शिवांश, उसके लिए हमें जादुई पत्थर चाहिए, और तुम्हारे अनुसार हम जादुई जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कब कहा कि हमें जादुई जानवरों का शिकार करना है? हमारे पास उससे भी अच्छा विकल्प है, जो मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगा। पहले चलो कुछ अच्छे धातु की तलवार खरीदते हैं, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और शिवांश के साथ बाजार की तरफ निकल गए। शिवांश को रैंक 3 के जादुई हथियार बनाने के लिए 3 तरह के धातु से बने हथियार चाहिए थे, जिनका मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही समय में शिवांश, काव्या और तारिश एक छोटे हथियार की दुकान में चले गए, जहां उन्हें 3 तरह के धातु के बने हथियार आसानी से मिल गए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, शिवांश को 3 धातुओं से बने हथियारों के साथ एक पंच धातु से बना गदा भी मिल गया, जिसे शिवांश ने खरीद लिया। क्या शिवांश सफलतापूर्वक हथियार बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुड़ा योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर। शिवांश, तारिश और काव्या के साथ हथियार खरीदने बाजार गया, जहां से कुछ 3 धातु से बने हथियार और एक पंच धातु से बना गदा खरीदा।
जिसके बाद वो तीनों एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे जहां शिवांश धातु के हथियार को जादुई हथियार बना सके। शिवांश, काव्या और तारिश स्थान ढूंढ ही रहे थे, तभी उन तीनों के कानों में एक आवाज सुनाई दी। अरे वो देखो, काव्या वहां है। इस आवाज को सुनकर शिवांश और काव्या आवाज की तरफ देखने लगे। शिवांश और काव्या ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ लोग थे जो उन्हीं की तरफ तेजी से आ रहे थे। उन लोगों के पोशाक पर बिस्ट परिवार का बैच लगा हुआ था, जिसे देखकर काव्या शिवांश से बोली, शिवांश भागो, ये बिस्ट परिवार के लोग हैं। पर भागना क्यों है? तारिश बोला, वो बाद में बताऊंगी, पहले चलो। काव्या बोली, उसकी जरूरत नहीं है, चलो इनका सामना करते हैं। शिवांश अपने तलवार को निकालते हुए बोला। शिवांश की बात सुनकर काव्या डरते हुए बोली, शिवांश, देख रहे हो लोगों की संख्या, हम एक साथ 10 लोगों से कैसे लड़ेंगे? अगर तुम अब भी नहीं लड़ोगी तो फिर कालू को पकड़ने जाओगी तो कैसे लड़ोगी? वहां तो इससे भी अधिक योद्धा होंगे, शिवांश ने कहा। शिवांश की बातों को सुनकर काव्या डरते हुए अपना सिर हिला देती है, जिसके बाद तारिश भी अपनी एक तलवार निकाल लेता है जो रैंक 5 का था। इसे देखकर शिवांश बोला, लगता है तुम किसी साधारण परिवार से नहीं हो। किस परिवार से हो तुम? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनसे लड़ ले। तारिश ने इतना कहा और अपने तलवार को लेकर आगे बढ़ गया। बिस्ट परिवार के योद्धाओं में 2 पवन रैंक के योद्धा थे और बाकी सब जल रैंक के योद्धा थे। योद्धाओं को देखते हुए शिवांश ने अपनी आंखें बंद की और बोला, तूफान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तूफान आवासीय होटल के अस्तबल में था। जैसे ही शिवांश की बातें उसके दिमाग में गूंजी, उसने अपनी शक्तियों से अपनी रस्सी को तोड़ दिया और शिवांश की आवाज जिस तरफ से सुनाई दी उस दिशा में चल दिया। कुछ ही समय बाद तूफान शिवांश के बगल में खड़ा था, जिसे देखकर तारिश और काव्या को बहुत आश्चर्य हुआ कि तूफान कैसे पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था शिवांश ने खुद को तूफान से जोड़ लिया था, जिस कारण शिवांश कहीं से भी तूफान को बुलाता तो तूफान वहां पहुंच जाता। तूफान के आने के बाद शिवांश काव्या और तारिश से बोला, तुम दोनों तूफान के साथ बाकियों को संभालो, मैं इन दोनों पवन रैंक के योद्धाओं को संभालता हूँ। शिवांश की बात सुनकर तीनों ने अपना सिर हिला दिया। तूफान को अपना सिर हिलाते देखकर तारिश और काव्या मुस्कुराने लगे। कुछ पल मुस्कुराने के बाद चारों दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। तभी बिस्ट परिवार के साथ कुछ और योद्धा जुड़ गए। ये सब भी बिस्ट परिवार के ही योद्धा थे, जिन्हें भी काव्या को ढूंढने के लिए भेजा गया था। जैसे ही उन सबको खबर मिली कि काव्या मिल गई है तो सब तेजी में वहां पहुंच गए। योद्धाओं की बढ़ती संख्या देखकर काव्या और ज्यादा डर गई और शिवांश से बोली, शिवांश, अब तो योद्धाओं की संख्या 20 हो गई, क्या हम अब भी लड़ेंगे? हाँ। इतना बोलकर शिवांश अपने रैंक 6 की तलवार लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद शिवांश और उसके साथी बिस्ट परिवार के योद्धाओं से भिड़ गए, जिसके कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग एक साथ बिस्ट परिवार के इतने योद्धाओं को देखकर चौंक गए थे। शिवांश एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं से लड़ रहा था। 2 तो पहले से उसके सामने थे और 2 दूसरे समूह के योद्धा थे। शिवांश को देखकर उन चारों ने गुस्से में अपनी शक्ति निकालनी शुरू कर दी। उन चारों की शक्ति उनके शरीर से निकलकर एक बाण में बदल गई और शिवांश की तरफ बढ़ने लगी। चारों की शक्ति से मिलने की वजह से वो बाण बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। उस तीर की शक्ति इतनी थी कि किसी 9 ग्रह रैंक के पहले स्तर के योद्धा को मार डाले। लेकिन उस बाण को भी देखकर शिवांश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। शिवांश ने अपनी तलवार में शक्ति समाहित की, जिसकी वजह से शिवांश की तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उसके बाद शिवांश ने अपनी तलवार से हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही शिवांश की तलवार से एक शक्तिशाली तलवार निकली और बाण से जाकर टकरा गई। जैसे ही बाण और तलवार आपस में टकराए, उस जगह एक धमाका हुआ, जिससे लड़ाई देख रहे लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें डर लगने लगा था, साथ में उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि 17-18 साल का एक लड़का पवन रैंक के 4 योद्धाओं से एक साथ लड़ रहा था। अगर वो सब अपनी आंखों से नहीं देखते तो विश्वास नहीं करते कि एक लड़के ने एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं से युद्ध किया। जब बिस्ट परिवार के योद्धाओं ने देखा कि उनका शक्तिशाली हमला नष्ट हो गया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन सब ने चारों तरफ से शिवांश पर हमला करने का सोचा और अपने अपने हथियार निकाले। अपने अपने हथियार निकालने के बाद चारों ने चारों तरफ से शिवांश को घेर लिया। ये देखकर लोगों को शिवांश के लिए बुरा लगने लगा। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, आज तक मैंने इतना प्रतिभाशाली योद्धा नहीं देखा है जो एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं का सामना कर रहा है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये लड़का है कौन? क्योंकि हमने इसे राजधानी में कभी नहीं देखा है। लोगों के बीच इसी तरह की बातें चल रही थी,
तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो शिवांश है जिसने जगताप को हराया है। वो आदमी शिकारी दल समूह का एक शिकारी था जिसने शिवांश और जगताप की लड़ाई देखी थी। उस शिकारी की बात सुनकर सब आश्चर्य में शिवांश को देखने लगे। सबने जगताप और शिवांश की लड़ाई के बारे में सुना था, देखा नहीं था, लेकिन अब भी शिवांश को वो सब लड़ते हुए देख रहे थे। सब देखना चाहते थे कि शिवांश के बारे में जो कहा गया था वो सच है या नहीं। सभी की बातों के बीच बिस्ट परिवार के चारों योद्धाओं ने एक साथ शिवांश पर चारों तरफ से हमला कर दिया। उन सबको हमला करते ही शिवांश के चारों तरफ से 4 तरह के हमले आने लगे। एक तरफ से तलवार, दूसरी तरफ से फरसा, तीसरी और चौथी तरफ से गदा और भाला, जो सभी के सभी सफेद रंग के थे। उन हमलों को देखकर शिवांश ने जल्दी जल्दी से चारों दिशाओं में अपनी तलवार घुमा दी। शिवांश के ऐसा करते ही उसकी तलवार से 4 सुनहरी तलवारें निकलकर शिवांश की तरफ आ रहे चारों हमलों से टकरा गई। जैसे ही सभी हमले टकराए, एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे शक्ति की लहर चारों तरफ फैल गई। इसे देखकर लोग डर गए और अपने अपने सामने शक्ति कवच बना लिया, जिसके कारण सब बच गए। शिवांश ने भी जल्दी से अपने चारों तरफ कवच बना लिया था, जिस कारण वो भी बच गया। लेकिन बिस्ट परिवार के योद्धा समय पर कवच तैयार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सब शक्ति की लहर से टकरा गए। शक्ति की लहर से टकराने की वजह से सभी खून की उल्टी करने लगे। यह देखकर शिवांश बोला, तुम सबको एक मौका दे रहा हूं, अपने योद्धाओं को लेकर निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। शिवांश की बात सुनकर चारों योद्धा गुस्से में आ गए, जिसके बाद एक योद्धा बोला, हम जाएंगे तो तुम्हें और काव्या को लेकर, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर शिवांश अपने शरीर से शक्ति निकालने लगा। उसने अपनी शक्ति के साथ कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को भी निकाला और उसे छोटे खंजर में बदलकर अपने शक्तियों के बीच छुपा दिया और बिस्ट परिवार के चारों योद्धाओं की तरफ भेज दिया। शिवांश का हमला देखने में काफी कमजोर लग रहा था, जिसे देखकर सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन उस भीड़ में एक अनुभवी बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने शिवांश के हमले को देखते हुए बोला, आज ये चारों गए, अब इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसके बगल में खड़ा व्यक्ति बोला, योगी पुष्पेंद्र, आप ये कैसे कह सकते हैं? योगी पुष्पेंद्र ने कहा, वो इसलिए क्योंकि इस लड़के ने अपने कमजोर हमले के बीच में शक्तिशाली हमला छुपा रखा है। ये लड़का एक योगी है। योगी पुष्पेंद्र 5 चक्रधारी योगी थे। वो हरित राज्य के राज परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्हें राजनीति और राजपाट से कोई मतलब नहीं था। पूरे हरित राज्य में उनसे शक्तिशाली योगी कोई नहीं था। उनके बगल में खड़ा व्यक्ति उनका एक दोस्त था जो योगी नहीं था, इसलिए वो शिवांश के हमले को नहीं देख पाया। वो दोनों लोगों के बीच आम इंसान बनकर खड़े थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर उनका दोस्त शिवांश के हमले की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि बिस्ट परिवार के योद्धाओं के हमले की वजह से शक्ति नष्ट हो गई। उसके बाद योगी पुष्पेंद्र के कहे अनुसार उसके बीच से खंजर निकला और बिस्ट परिवार के योद्धाओं की तरफ जाने लगा। जब बिस्ट परिवार के योद्धाओं के साथ आस-पास खड़े लोगों ने देखा कि शिवांश ने अपने कमजोर हमले के बीच एक खंजर छुपा रखा था, तो सब शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगे। तभी कुछ लोगों ने शिवांश के हमले को पहचान लिया और एक साथ बोलने लगे, ये तो कुंडलिनी चक्र ऊर्जा का हमला है, ये लड़का तो एक योगी है। सभी लोगों की बातों को सुनकर बिस्ट परिवार के योद्धाओं का गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और अपने शरीर से शक्ति निकालने लगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और शिवांश का हमला चारों योद्धाओं के गले को चीरते हुए बाहर निकल गया, जिस कारण चारों की मौत वहीं हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग शॉक हो गए और डर से शिवांश को देखने लगे। शिवांश ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई बिस्ट परिवार के योद्धाओं पर। आज की लड़ाई देखने वाले लोग भविष्य में कभी शिवांश से लड़ने नहीं वाले थे। दूसरी तरफ काव्या, तारिश और तूफान ने बिस्ट परिवार के एक एक योद्धा को मार दिया, जिसकी वजह से बाजार में खून की नदियां बह गई। सभी के मरने के बाद शिवांश अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया, फिर से एक सुरक्षित स्थान की खोज में। उन सबको देखकर लग ही रहा था कि उन्होंने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी थी। वो सब कुछ दूर गए ही थे। तभी उन चारों के सामने 2 आदमी आकर खड़े हो गए। जैसे ही काव्या और तारिश ने उन दोनों आदमियों को देखा, उन दोनों ने अपने सिर झुका ली। ये देखकर शिवांश को बहुत आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्य में कभी तारिश और काव्या को देखता तो कभी अपने सामने खड़े आदमियों को। कुछ पल देखने के बाद शिवांश काव्या और तारिश से बोला, तुम दोनों इन दोनों के सामने क्यों झुक रहे हो? कौन है ये? शिवांश का सवाल सुनकर
वो दोनों आदमी आश्चर्य में देखने लगे। कुछ पल देखने के बाद एक आदमी बोला, तुम हम दोनों को नहीं जानते? हम तो इस राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर काव्या घबराते हुए बोली, हरीश जी, हमारा दोस्त राजधानी आज ही आया है, इसलिए आपके और योगी पुष्पेंद्र के बारे में नहीं जानता है। शिवांश के सामने जो दो आदमी आए थे वो योगी पुष्पेंद्र और उनका दोस्त हरीश था। हरीश सूर्य शक्ति रैंक के 9वें स्तर का योद्धा था। हरीश की शक्ति से राज्य में टकराने की हिम्मत कुछ ही लोगों के पास थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा शिवांश को। वो काव्या और तारिश की तरह उन दोनों के सामने नहीं झुका और बोला, हाँ, क्या मैं आप दोनों की कोई सेवा कर सकता हूँ? आखिर शिवांश का रास्ता क्यों रोका है योगी पुष्पेंद्र ने? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुदा योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश और उसके साथ ही बिस्ट परिवार के योद्धाओं को मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी योगी पुष्पेंद्र और उनका दोस्त हरीश शिवांश और उसके साथियों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के परिचय जानने के बाद शिवांश उनसे उनके सामने आने का कारण पूछता है। शिवांश को इतने शक्तिशाली लोगों के सामने निडर हुए देखकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश को बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे हरित राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो इन दोनों से डरता न हो। यहाँ तक कि हरित राज्य के महाराज भी इन दोनों से लड़ने से पहले 100 बार सोचते फिर लड़ते। उन दोनों इंसानों से शिवांश को डर नहीं लग रहा था। शिवांश की निडरता को देखकर योगी पुष्पेंद्र खुश हुए और बोले, मैंने तुम्हारा युद्ध कला और कुंडलिनी चक्र ऊर्जा का प्रयोग करते हुए भी देखा। इतनी कम उम्र में तुम 2 चक्रधारी योगी बन गए हो। ये किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं है। आखिर तुम किस परिवार के योद्धा हो? शिवांश ने कहा, मैं अनाथ हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिवांश की बात सुनकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगे। सबको यही लगता था कि शिवांश किसी साधारण परिवार से नहीं है। माया की तरह योगी पुष्पेंद्र और हरीश को भी लगा कि शिवांश किसी शक्तिशाली माता पिता का बच्चा है। कुछ पल शौक में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र शिवांश से बोले, क्या तुम राज परिवार के साथ जुड़ना चाहोगे और साथ में मेरे शिष्य बनोगे? मैं तुम्हें और बेहतर योगी बना सकता हूँ। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शौक हो गए। कुछ पल शौक में रहने के बाद काव्या शिवांश से बोली, शिवांश, सोच क्या रहे हो? हाँ कर दो। राज परिवार से जुड़ने का मौका सबको नहीं मिलता है। तारिश ने भी कहा, हाँ शिवांश, तुम्हें राज परिवार से जुड़ जाना चाहिए। दोनों की बात सुनने के बाद शिवांश योगी पुष्पेंद्र से बोला, योगी पुष्पेंद्र, मुझे खुशी होती राज परिवार और आपसे जुड़ने में, लेकिन मैं अभी किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ऊपर पहले से कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। शिवांश की बात सुनकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश सोच में पड़ गए। कुछ पल सोच में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र बोले, कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर? अगर उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका तो जरूर करूंगा। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर शिवांश कुछ बोलता उससे पहले काव्या बोली, योगी पुष्पेंद्र, वो शिवांश अपनी माँ के कातिल को ढूंढ रहा है। काव्या की बात सुनकर हरीश बोला, माँ के कातिल को? क्या तुम्हारे पास कोई पहचान है कातिल की? काव्या ने कहा, जी, एक लॉकेट है जो 2 मुंहे नाग कबीले का है। काव्या की बात सुनकर हरीश और योगी पुष्पेंद्र शौक हो गए। कुछ पल शौक में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र ने कहा, वो सब तो सिर्फ धन के लिए हत्या करते हैं। इसका मतलब किसी ने तुम्हारी माँ को मारने के लिए उन्हें धन दिया होगा। शिवांश ने कहा, वो मैं जानता हूँ और मुझे उसी तक पहुंचना है। मुझे विश्वास है कि वो इंसान कमजोर नहीं है, इसलिए मैं आपके राज परिवार से नहीं जुड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर जिम्मेदारी के बीच दब गया तो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाऊंगा। योगी पुष्पेंद्र बोले, ठीक है शिवांश, तुम राज परिवार से नहीं जुड़ना चाहते, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना बोलकर योगी पुष्पेंद्र ने अपने हाथ को झटका, जिससे उनके हाथों में एक मंत्र की पर्ची आ गई। उसे शिवांश को देते हुए बोले, शिवांश, ये रैंक 3 का एक हमला करने वाला शक्ति मंत्र है, जिसका नाम शक्ति गदा शक्ति मंत्र है। शिवांश ने उस मंत्र को लेने से मना नहीं किया और मंत्र लेते हुए बोला, धन्यवाद। उसके बाद शिवांश उस मंत्र को देखने लगा। तभी हरीश बोला, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ शिवांश। इतना बोलकर हरीश ने अपने हाथ झटके, जिससे उनके हाथों में एक मंत्र की पर्ची आ गई। उसे शिवांश को देते हुए बोले, शिवांश, ये एक रैंक 2 का मंत्र है। इसका नाम बर्फीला नाग शक्ति मंत्र है। यह भी हमला करने वाली शक्ति है। दोनों से शक्ति मंत्र लेने के बाद शिवांश बोला, धन्यवाद इसके लिए,
लेकिन ये मंत्र तो आप दोनों के परिवार से जुड़े होंगे, कहीं मैंने इसे किसी और को दे दिया तो? योगी पुष्पेंद्र ने कहा, तुम अपने साथियों को दे सकते हो इन मंत्रों को, क्योंकि ये हमारे परिवार से नहीं जुड़ा है। असल में मैंने इसे नीलामी में खरीदा था। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर शिवांश ने राहत की सांस ली और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद। उसके बाद उन दोनों से अनुमति लेने के बाद वहां से चला गया। एक तरफ शिवांश एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ बिस्ट परिवार के मारे जाने की खबर पूरे राजधानी में फैल गई। जब बिस्ट परिवार को खबर मिली तो वो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। दुर्जय की आंखों में तो आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त शिवांश उसके सामने आ जाता तो वो उसे जलाकर राख कर देता। जब बिस्ट परिवार के मुखिया को अपने योद्धाओं के मारे जाने की खबर मिली तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो गया और किसी भी कीमत में हथियारों को ढूंढने के आदेश दे दिया। वहीं जब बिस्ट परिवार और शिवांश की लड़ाई की खबर माया तक पहुंची तो वो भी चिंतित हो गई। उसने जल्दी से अपने सहायक को बुलाया, जो एक लड़का था। उसे बोली, जल्दी पता लगाओ कि शिवांश कहाँ है। सहायक ने कहा, जी माया साहिबा, मैं अभी पता लगाता हूँ। सहायक के जाने के बाद माया मन ही मन बोली, इस शिवांश ने बिस्ट परिवार के योद्धाओं से लड़ाई क्यों कर ली? क्या कोई दुश्मनी है दोनों के बीच? एक तरफ माया शिवांश के लिए परेशान थी, दूसरी तरफ शिवांश को एक स्थान मिल गया था जहां कोई आता जाता नहीं था। वो एक खंडहर था। उस स्थान को देखने के बाद शिवांश अपने साथियों के साथ खंडहर के अंदर चला गया और एक सुरक्षित जगह देखकर बैठ गया। उसके पास काव्या और तारिश भी बैठ गए। शिवांश उन दोनों को देखने के बाद बोला, तुम दोनों जाओ और ध्यान करो, तब तक मैं जादुई हथियार को तैयार करता हूँ। शिवांश की बात सुनकर काव्या बोली, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बगैर जादुई मणि के कैसे हथियार बनाते हो। हाँ, मुझे भी देखना है, तारिश ने कहा। ठीक है, तो देखो, लेकिन थोड़ा दूर हो जाओ तुम दोनों। इतना बोलकर शिवांश ने अपने पास से सभी धातु के हथियार निकाल लिए और अपने सामने रख लिए। शिवांश ने जो हथियार खरीदे थे उनमें तलवार, खंजर, गदा और फरसा था। उन सभी को बाहर निकालने के बाद शिवांश ने एक तलवार को अपने एकदम करीब रख लिया और अपनी हथेली को आगे करके एक मंत्र का ध्यान करने लगा। शिवांश ने जैसे ही मंत्र का ध्यान शुरू किया तो उसके हाथों में शक्ति इकट्ठा होने लगी। काव्या और तारिश आश्चर्य में शिवांश को देख रहे थे कि शिवांश क्या कर रहा है। वो दोनों ये सब पहली बार देख रहे थे, जिस कारण उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। वहीं शिवांश के मंत्र पढ़ने की वजह से आसपास की जगह में हलचल होने लगी थी, जिसे महसूस कर शिवांश को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वह पहली बार हथियार बना रहा था। करीब 2 घंटे तक शिवांश के हाथों में शक्ति इकट्ठा होने के बाद उन शक्तियों ने एक मणि का रूप ले लिया जो लाल रंग की थी, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। उस मणि को देखकर काव्या और तारिश को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने आज तक मंत्रों से मणि तैयार होते नहीं देखा था। काव्या, ये शिवांश कौन है और इस तरह के मंत्र इसके पास कहां से आए? तारिश ने कहा। काव्या ने कहा, मालूम नहीं तारिश, जिस दिन तुम इससे मिले थे उसी दिन मुझे भी मिला है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन इतना तो तय है कि इसके माता पिता कोई साधारण लोग नहीं होंगे। दोनों की बातों के बीच शिवांश ने एक और मंत्र का ध्यान करना शुरू कर दिया, जिससे मणि से शक्ति निकलकर तलवार में समाहित होने लगी। तलवार से एक चमक निकलने लगी। यह देखकर काव्या और तारिश बिना पलक झपकाए जादुई हथियार बनते हुए देख रहे थे। करीब 2 घंटे तक मणि से शक्ति निकलकर तलवार में समाहित होती रही और जब पूरी शक्ति तलवार में समाहित हो गई, उसके बाद शिवांश के हाथों से मणि गायब हो गई। पूरी की पूरी मणि तलवार में समाहित हो गई। शिवांश ने अपना पहला जादुई तलवार सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था, जिस कारण वह बहुत खुश था और अपने नए जादुई तलवार को देख रहा था। जो तलवार अब तक धातु का हथियार थी, वह अब जादुई हथियार बन गई थी। शिवांश के बनाए तलवार से खतरनाक शक्ति निकल रही थी। वह तलवार अब पूरी तरह से लाल हो गया और भयानक दिखने लगा था। कुछ पल तलवार को इसी तरह देखने के बाद शिवांश ने उसे अपने हाथ में उठाया और काव्या और तारिश को दिखाते हुए बोला, तुम दोनों ने तो बहुत सारे रैंक 3 के हथियार देखे होंगे, जरा देखो कि कौन सा बेहतर हथियार है, मेरा बनाया या दूसरों का बनाया हुआ। शिवांश की बात सुनकर काव्या ने हथियार अपने हाथ में लिए और उसकी शक्ति को जागृत करके पास की एक चट्टान पर हमला कर दिया। जैसे ही तलवार चट्टान से टकराई, एक धमाके के साथ चट्टान मिट्टी में बदल गई। इसे देखकर तारिश और काव्या शॉक हो गए और शिवांश के बनाए तलवार को देखने लगे। तलवार की शक्ति देखकर काव्या बोली, शिवांश, अगर मैं किसी और रैंक 3 के हथियार से हमला करती तो यह चट्टान सिर्फ टुकड़ों में बिखरता,
लेकिन तुम्हारे बनाए हथियार ने तो इसे मिट्टी में बदल दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली है। शिवांश, ये मंत्र तुम्हें कहां से मिले? तारिश ने पूछा। किस्मत से मिल गए थे, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश एक साथ बोले, काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती और राह चलते इस तरह का खजाना मिल जाता। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। यह देखकर शिवांश बोला, अब चलो, बाकी का हथियार बाद में बनाएंगे, पहले होटल चलते हैं, फिर वहां से कमरा खाली करके हमें सफर पर भी निकलना है। शिवांश की बात सुनकर दोनों सहमत हुए और शिवांश के साथ होटल की तरफ निकल गए। होटल पहुंचने के बाद शिवांश ने कमरे खाली किए और पहाड़ी गांव के सफर पर निकल गया। शिवांश अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके रास्ते में फिर से कोई आ गया। लेकिन इस बार के समूह में एक लड़की थी जो शिवांश को जानी पहचानी लगी। शिवांश के सामने जो समूह खड़ा था वह माया और उसके सैनिक थे। माया को देखकर शिवांश तूफान से नीचे उतरा और माया के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे रास्ते को रोक कर क्यों खड़ी हो? शिवांश की बात सुनकर माया एक पल शिवांश के दो लोगों के समूह की तरफ देखी, फिर बोली, तुम्हारी बिस्ट परिवार से क्या दुश्मनी है? तो तुम यह जानने आई हो यहाँ? शिवांश ने कहा, हाँ, तुम नहीं जानते कि बिस्ट परिवार कितना खतरनाक है। वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माया बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, चिंता करने के लिए धन्यवाद, शिवांश ने कहा। माया ने कहा, एक और बात, तुमने कालू को पकड़ने की जिम्मेदारी ली है, जानते भी हो कालू कहाँ पर छुपा है? शिवांश ने कहा, हाँ, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार कालू इस वक्त पहाड़ी गांव में है जहां सारे अपराधी छुपते हैं। क्या माया को सच में शिवांश की चिंता है या माया का कोई और मकसद है? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुदा योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश अपने साथियों के साथ पहाड़ी गांव की तरफ निकल चुका था। तभी उसके रास्ते में माया आ जाती है और अपनी चिंता जताती है, जिसे सुनकर शिवांश उसे चिंता न करने के लिए कहता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए तारिश ने शिवांश से पूछा, शिवांश, ये शिकारी दल समूह की प्रबंधक तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रही थी? हमने तो सुना है कि ये मर्दों को भाव तक नहीं देती है। मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है? शिवांश ने जवाब दिया, जिसे सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेवकूफ, वो तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए तो उसे तुम्हारी चिंता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब फालतू में सोच रहे हो। वो मुझे अपने परिवार के योद्धाओं में शामिल करना चाहती है, शायद इसलिए चिंता कर रही हो, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तीनों बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शिवांश अपने घोड़े तूफान को काव्या और तारिश के घोड़े के बराबर ही चला रहा था। वह चाहता तो तेज गति में पहाड़ी गांव जल्दी पहुंच जाता, लेकिन काव्या और तारिश का घोड़ा साधारण था, इसलिए शिवांश को साधारण घोड़े की गति से चलना पड़ रहा था। करीब 10 घंटे के सफर के बाद बगैर किसी मुश्किल के तीनों पहाड़ी गांव के नजदीक पहुंच गए। गांव के नजदीक पहुंचने के बाद शिवांश बोला, हमें चोरों की तरह तैयार होना होगा, इसलिए अब सब पहले अपने अजीबोगरीब पोशाक निकालो। शिवांश की बात सुनकर तीनों ने अपने अपने पोशाक निकाल लिए। शिवांश और उसके साथी जहां खड़े थे वो जगह एक छोटा सा जंगल था, इसलिए काव्या झाड़ियों के पीछे छुपकर पोशाक बदलने लगे। तीनों पोशाक बदल ही रहे थे, तभी काव्या जोर से चीखी। काव्या की चीख सुनकर शिवांश और तारिश एक साथ बोले, क्या हुआ काव्या, तुम ठीक हो, हम आए क्या? उन दोनों ने इतना कहा ही था कि उन्होंने देखा कि काव्या अपने पोशाक को ठीक करते हुए उनकी तरफ भाग रही थी। तभी शिवांश और तारिश ने देखा कि काव्या के पीछे एक शेर था, जिसे देखकर शिवांश बोला, इतने छोटे जंगल में शेर, पर कैसे? तारिश और शिवांश शेर को देख ही रहे थे, तभी काव्या उन दोनों के बगल में आकर खड़ी हो गई। ठीक उसी समय शेर भी उन तीनों के सामने आकर दहाड़ने लगा। यह देखकर शिवांश शेर से बोला, दहाड़ना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। शिवांश की बात सुनकर शेर दहाड़ा, जिसे समझकर शिवांश बोला, तुम हमें खाओगे इस भ्रम में मत रहो और लौट जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। असल में शेर रैंक 3 का तिलिस्मी जानवर था, इसलिए वो बोल नहीं सकता था, लेकिन शिवांश एक अवतार था, इसलिए वो शेर के मन की आवाज को सुन लिया था। लेकिन उसके दोनों साथी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि शिवांश क्या बोल रहा था, लेकिन शिवांश की बातों से उन्हें डर जरूर लग रहा था। शिवांश ने जैसे ही शेर को जाने को कहा, शेर ने एक छलांग शिवांश की तरफ लगा दी। ये देखकर शिवांश के साथी डर गए और जोर से चिल्लाए, शिवांश! वही शिवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली को मुक्के में बदला और शेर पर हमला कर दिया। जैसे ही शिवांश का मुक्का शेर से टकराया,
शेर दूर जाकर पेड़ से टकरा गया और दर्द से दहाड़ निकाली। तारिश और काव्या ने देखा कि शेर के मुंह से खून निकल रहा है। शेर को मुक्का मारने के बाद शिवांश शेर से बोला, एक और अवसर दे रहा हूँ, चले जाओ वरना मारे जाओगे। हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। वही शिवांश की बातों को नजरअंदाज करते हुए शेर फिर से शिवांश की तरफ बढ़ गया। ये देखकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, माफ कीजिएगा प्रभु गरुड़ और प्रभु शेषनाग, ये शेर मान ही नहीं रहा है। अब मुझे इस पर हमला करना ही होगा, लेकिन इसे एक अवसर जरूर दूंगा। मन ही मन इतना बोलकर शिवांश ने अपनी आंखें खोली जिनमें एक सुनहरी चमक थी। उसके बाद शिवांश ने अपने मुक्के में शक्ति इकट्ठा की और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शिवांश ने शेर पर एक खतरनाक हमला कर दिया। जैसे ही शेर शिवांश के मुक्के से टकराया, दर्द भरी दहाड़ निकालते हुए और खून की उल्टी करते हुए पहले से भी ज्यादा दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। जिसके बाद शिवांश अपने साथियों से बोला, चलो चलते हैं। शिवांश ने इतना कहा ही था, तभी उसे फिर से दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनकर शिवांश और उसके साथियों ने पीछे की तरफ देखा तो शेर किसी कारण से तुरंत ही होश में आ गया था। जिसे देखकर शिवांश बोला, लगता है कि मरना ही चाहता है। अब अगर इसने हमला किया तो जरूर ये मरेगा। शिवांश ने इतना कहा ही था, तभी शिवांश और उसके साथियों ने देखा कि शेर दूसरी दिशा में जा रहा है। जिसे देखकर काव्या बोली, शिवांश ये तो जा रहा है। तारिश ने कहा, लगता है इसे अक्ल आ गया कि ये शिवांश से नहीं जीत सकता है, चलो अब चलते हैं। इतना बोलकर शिवांश तूफान पर सवार हो गया। जिसके बाद काव्या और तारिश भी अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। इसके बाद तीनों गांव की तरफ निकल गए। तीनों इस वक्त किसी चोर से कम नहीं लग रहे थे। तीनों ने अपने माथे पर एक कपड़ा बांध रखा था जो काले रंग का था। चोर के पोशाक में काव्या काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखों में काजल लगा रखा था और एक हाथ में बाला पहन रखा था। उसके मुंह में एक छोटी तीली थी जिसे काव्या चबा रही थी। वहीं तारिश और शिवांश ने अपने हाथों और माथे पर रुमाल बांध रखे थे और उनके हाथों में एक एक शराब की बोतल थी जिसे दोनों थोड़ा थोड़ा पी रहे थे। असल में उस बोतल में शराब नहीं था, शराब की तरह दिखने वाला एक तरह का आयुर्वेदिक शरबत था जिसका सुगंध भी शराब जैसा था। जब शिवांश और उसके साथी पहाड़ी गांव के पहाड़ को पार कर रहे थे, उस वक्त शिवांश को आभास हुआ कि कोई उन तीनों पर नजर रख रहा है। जिसे महसूस कर शिवांश ने तारिश को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। शिवांश के आंखों के इशारे को समझते हुए तारिश बोला, अंश भाई, ये वो गांव है जहां राज्य के सैनिक भी आने की हिम्मत नहीं करते। हमने जिस चीज को चुराया है उसे यही बेच सकते हैं। तीनों ने पहले ही योजना बना लिया था कि गांव में प्रवेश करते ही क्या करना है। उनके योजना के अनुसार तीनों को अपने नाम बदलने थे। शिवांश का नाम अंश, तारिश का नाम तरुण और काव्या का नाम सुनहरी। तीनों खुशी खुशी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वही पहाड़ों के पीछे दो आदमी छुपकर शिवांश और उसके साथियों पर नजर रखे हुए थे। शिवांश और उसके साथियों की बात सुनकर गांव के दोनों गुप्तचर ने एक दूसरे को देखा। फिर एक गुप्तचर बोला, ये तीनों चोर हैं, कोई सैनिक नहीं, और ये तो अभी 17-18 साल के बच्चे हैं। ये सैनिक कैसे बन पाएंगे और न ही शिकारी बन सकते हैं। दूसरा गुप्तचर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन चोर बन सकते हैं। पहला गुप्तचर बोला, चलो आराम करते हैं और इन तीनों को जाने देते हैं। वैसे भी गांव में ये सब मुश्किल में पड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ इनसे भी बड़े चोर मौजूद हैं। अपने साथी की बात सुनकर दूसरे गुप्तचर ने अपना सिर हिला दिया और दोनों वहीं आराम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश और उसके साथी गांव में प्रवेश कर गए। गांव को देखकर शिवांश और उसके साथी शॉक हो गए। उन तीनों के शौक का कारण ये था कि पहाड़ी गांव किसी नगर से कम नहीं था। गांव की सड़क पूरी तरह से साफ थी। गांव में बड़े बड़े दुकान थे और वहां पर 3-4 मंजिला घर और होटल थे। चारों तरफ उजाला था और गांव के बाजार में काफी हलचल थी। बाजार में जगह जगह पर सैनिक खड़े थे जो गांव के सैनिक थे। जब शिवांश ने गांव के सैनिकों के शक्ति स्तर की जांच की तो पता चला कि सभी सैनिक जल रैंक के योद्धा थे। शिवांश काव्या और तारिश को देखते हुए धीरे से बोला, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं। इतना बोलकर शिवांश जब अपने साथियों की तरफ देखता है तो उसे दिखा कि काव्या और तारिश खुद शौक में थे। ये देखकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद दोनों को होश में लाने के लिए उनका नाम पुकारा, जिसे सुनकर दोनों होश में आए और शिवांश को घूरने लगे। उनके घूरने का कारण ये था कि शिवांश ने उन दोनों का असली नाम ले लिया था, जिसे सुनकर दोनों होश में गए थे। जब शिवांश ने दोनों को होश में आते देखा तो बोला, क्या यहीं खड़े रहना है या आगे बढ़ना है? इतना बोलकर शिवांश तूफान से नीचे उतर गया और तूफान के साथ चलते हुए जाने लगा।
ये देखकर काव्या और तारिश भी घोड़े से उतर गए और गांव में अंदर की तरफ जाने लगे। कुछ अंदर जाने के बाद तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। तीनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी शिवांश को कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर कुछ पकड़ लिया। शिवांश ने जिस चीज को पकड़ा था वो एक तीर था, जिसे देखकर काव्या और तारिश आसपास देखते हुए बोले, किसने हमला किया हम पर? काव्या इतना बोली ही थी कि उन तीनों को कुछ पैरों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर तीनों सतर्क हो गए और अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए। तभी उनके सामने एक समूह आया, जिसका हर सदस्य अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए था। शिवांश और उसके साथियों को देखते हुए समूह का एक सदस्य बोला, साथियों, ये तो बच्चे हैं। लगता है आजकल बच्चे भी अपराधी बनने लगे हैं। दूसरा सदस्य काव्या को देखते हुए बोला, अरे तुम्हारी नजर सिर्फ बच्चों पर है। वो देख, खूबसूरत लड़की। क्या लड़की है? ये तो हमें चाहिए। अपने समूह के उस सदस्य की बात सुनकर सभी सदस्य हाँ में हाँ मिलाने लगे। समूह में कुल 5 सदस्य थे और 5 में 2 पवन रैंक और 3 जल रैंक के योद्धा थे। उन सब की बातों को सुनकर शिवांश, तारिश और काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये देखकर एक सदस्य बोला, देख रहे हो दोस्तों, बच्चों को गुस्सा आ रहा है। क्या हमें इनके गुस्से से डरना चाहिए या डर के भाग जाना चाहिए? इतना बोलकर वो सदस्य जोर जोर से हंसने लगा। तभी सबको शांत करते हुए समूह का लीडर बोला, देखो लड़कों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे और इस लड़की को हमें सौंप दो, हम तुम्हें जाने देंगे। समूह के लीडर की बात सुनकर शिवांश का गुस्सा और भड़क उठा। शिवांश का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा था, आसमान में बादल छा रहे थे और बिजली कड़कने लगी थी और हवाएं तेज चलने लगी थी, जिसे देखकर समूह का एक सदस्य बोला, लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी से इसका सामान लूटते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। उस सदस्य की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब शिवांश की वजह से हो रहा था। शिवांश भगवान गरुड़ और भगवान शेषनाग का अवतार था। इन दोनों के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था और आज उनका अवतार क्रोधित हो रहा था, जिस कारण प्रकृति में हलचल हो रही थी। शिवांश अपनी शक्ति को जगाने के बाद पहली बार इतने गुस्से में आया था। वो इतने गुस्से में तब भी नहीं आया था जब उसे अपने पिता के बारे में पता चला था। शिवांश के गुस्से की वजह से उसके अंदर की शक्ति तेजी से शरीर में दौड़ने लगी और उसने अपना एक कदम गुस्से में आगे बढ़ाया। जैसे ही शिवांश ने अपने पैर जमीन पर रखे, जमीन पूरी तरह से कांप गई, जिसकी वजह से सभी अपनी जगह से हिल गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था, लेकिन शिवांश के घोड़े को पता चल गया था कि क्या हो रहा था, क्योंकि तूफान शिवांश के वास्तविक रूप के बारे में जानता था। क्या सभी लुटेरे शिवांश के गुस्से के भेंट चढ़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुड़ा योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पहाड़ी गांव पहुंचने के बाद शिवांश और उसके साथियों का सामना एक लुटेरों के समूह से होता है, जिसकी बातों को सुनकर शिवांश का गुस्सा भड़क जाता है, जिससे आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। शिवांश के गुस्से को देखकर सभी लुटेरे मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शिवांश कौन है और क्या कर सकता है। लुटेरों के समूह को हंसते देखकर शिवांश का गुस्सा और भड़क जाता है और वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिससे जमीन कांपने लगती है, जिसके कारण वहां मौजूद सभी अपनी जगह से हिल जाते हैं। वहीं शिवांश एक कदम के साथ ही लुटेरों के समूह के पास पहुंच जाता है और एक लुटेरे का सिर धड़ से अलग कर देता है। शिवांश ने जिस लुटेरे का सिर धड़ से अलग किया था, उस लुटेरे को पता भी नहीं चला कि वो कब मरा। वहीं जब दूसरे लुटेरों ने अपने एक साथी को मरते देखा तो उन सब ने अपने अपने हथियार से शिवांश पर हमला कर दिया, लेकिन शिवांश ने सबके हमले को रोकते हुए फिर से एक लुटेरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिवांश अपने रौद्र रूप में आ गया था, जिसे देखकर तारिश और काव्या को भी डर लगने लगा था। शिवांश के शरीर से भयानक शक्ति निकल रही थी, जिसे देखकर काव्या बोली, ये शिवांश आखिर है कौन? इतना शक्तिशाली, वो भी इतनी कम उम्र में कैसे? एक तरफ काव्या और तारिश सोच में थे शिवांश की शक्ति को देखकर, वहीं दूसरी तरफ शिवांश एक एक करके लुटेरों को मौत दे रहा था। ये देखकर लुटेरों का लीडर भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर शिवांश एक झटके में लुटेरों के लीडर के सामने खड़ा हो गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिवांश ने 1 मिनट के अंदर सभी लुटेरों को मौत दे दिया था, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने आसमान की तरफ चेहरा करके जोर से चिल्लाया, आ! जिससे ऐसा लगा कि आसमान फट जाएगा। बिजली और तेज चमकने लगी। शिवांश की चीख पूरे पहाड़ी गांव में गूंज उठी, जिसकी वजह से पूरा गांव डर गया। उन सबको लगा कि कोई शक्तिशाली आदमी या जानवर गुस्से में आ गया हो।
शिवांश को गुस्से में देखकर काव्या जैसे ही शिवांश के गुस्से को शांत करने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही वो अपनी जगह पर जम गई और आसमान की सभी चीजें रुक गई थी। समय पूरी तरह से रुक गया था। तभी आसमान से रोशनी आकर शिवांश पर पड़ने लगी, जिससे शिवांश का गुस्सा शांत हो गया। कुछ पल बाद शिवांश का गुस्सा शांत हो गया और तभी आसमान से एक जानी पहचानी आवाज शिवांश को सुनाई दी। शांत हो जाओ शिवांश, अधर्मी मारे गए हैं। उस आवाज को सुनकर शिवांश ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, भगवान शेषनाग को हमारा प्रणाम। शिवांश इतना बोला ही था कि उसे एक और शक्ति का आभास हुआ, जिसे महसूस कर शिवांश फिर से बोला, भगवान गरुड़ को हमारा प्रणाम। शिवांश के गुस्से को शांत करने भगवान शेषनाग और भगवान गरुड़ आए थे। शिवांश के प्रणाम का जवाब उसे आशीर्वाद के रूप में मिला, जिसके बाद शिवांश बोला, भगवान ये मुझे क्या हो गया था? अचानक मैं इतना क्रोधित कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान गरुड़ बोले, शिवांश तुम जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर बहुत बुराई है, जिसे महसूस कर तुम्हारे अंदर के दोनों दिव्यांश क्रोधित हो गए। उसी का परिणाम तुम्हारा क्रोध था। शिवांश ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मैं हूं तो अवतार, फिर मेरी मर्जी के बिना कोई शक्ति मुझ पर हावी कैसे हो सकती है? भगवान शेषनाग बोले, शिवांश तुम अवतार जरूर हो, लेकिन अभी तक तुमने अवतार की पूरी शक्ति को धारण नहीं किया है। अभी तुम नाग गरुड़ योद्धा हो, दिव्य नाग, गरुड़ योद्धा नहीं। इसलिए अभी तुम पूरी तरह से तुम्हारे अंदर का दिव्यांश तुम्हारे शरीर से नहीं जुड़ा है। अभी तुम्हारा शरीर साधारण ही है। शिवांश ने पूछा, तो प्रभु मैं दिव्य नाग गरुड़ योद्धा कब बनूंगा? भगवान गरुड़ बोले, जिस दिन तुम अपने सभी कुंडलिनी चक्र के साथ सभी नाड़ियां और सभी रोम छिद्रों को जागृत कर लोगे, उस दिन तुम पूरी तरह से अवतार बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें हम दोनों की महान शक्ति प्राप्त होगी। भगवान शेषनाग बोले, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हम दोनों की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें हम दोनों की शक्ति या हम दोनों में से किसी एक की शक्ति की जरूरत हो, तो उस वक्त तुम अपने अंदर के दिव्यांश को जागृत कर सकते हो। उस वक्त तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। शिवांश ने पूछा, प्रभु मैं अपने अंदर के दिव्यांश को कितने समय के लिए जागृत कर सकता हूँ? भगवान गरुड़ बोले, अभी तुम्हारी जितनी शक्ति है उसके अनुसार तुम एक दिन में आधे पहर के लिए अपने दिव्यांश को जागृत कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओगे इसकी अवधि भी बढ़ती जाएगी। शिवांश विनम्र भाव के साथ बोला, प्रभु आप दोनों से मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या अनुमति है? भगवान शेषनाग बोले, अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिवांश ने पूछा, प्रभु आप तो इस बात को मुझे पहले भी बता सकते थे, तो फिर आज क्यों बताया? और फिर मैं अभी पूरी तरह से अवतार नहीं बना हूं, तो फिर मैंने तूफान को जादुई जानवर में कैसे बदल दिया? भगवान गरुड़ बोले, शिवांश ये तो 2 सवाल हो गए, फिर भी जवाब देता हूं। ये सब नियति का खेल है, इसलिए जब तक समय नहीं आता तुम्हारे सामने राज नहीं खुल सकते थे। अभी भी तुम्हारे जीवन के कई राज्य हैं जो समय आने पर खुलेंगे। और रही बात तुम तूफान को जादुई जानवर कैसे बना पाए, तो शिवांश तुम हमारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम गरुड़ और शेषनाग के अवतार हो। इसलिए प्रकृति से जब भी तुम मांगोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा, और प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो। भगवान शेषनाग बोले, क्या तुम्हारे मन में और कोई सवाल है शिवांश? तुम हमसे पूछ सकते हो। शिवांश ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं प्रभु, अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। भगवान गरुड़ और शेषनाग बोले, तो ठीक है, हम अब चलते हैं। विजय भव शिवांश। दोनों देवता के इतना बोलते ही आसमान में बिजली चमकनी बंद हो गई। उसके बाद समय भी अपनी गति से चलने लगा। समय के चलते ही काव्या शिवांश के पास आती है तो शिवांश को शांत देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद बोलती है, शिवांश तुम तो अभी इतने गुस्से में थे, तो तुरंत तुम शांत कैसे हो गए? शिवांश ने कहा, छोड़ो मेरी बात और इन लुटेरों की स्टोरेज अंगूठी निकाल लो, इसमें जरूर कुछ खास होगा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश ने सभी लुटेरों के हाथों से अंगूठी निकाल ली और अपने पास रख ली। साथ में उन सबके हथियार भी ले लिए और आगे बढ़ गए। कुछ देर और गांव में घूमने के बाद शिवांश ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। इस बार शिवांश ने एक ही कमरा ऐसा लिया था जिसमें तीनों आराम से रुक सकते थे। शिवांश को एक ही कमरा लेते देखकर काव्या बोली, शिवांश मैं तुम दोनों के साथ कैसे रुकूंगी? शिवांश बोला, देखो काव्या, ये जगह सही नहीं है, इसलिए हमें एक साथ रुकना होगा ताकि हम किसी खतरे से निपट सकें। इसलिए मैंने एक ही कमरा लिया, लेकिन चिंता मत करो, मैंने पता किया है यहाँ के कमरे बड़े होते हैं। ठीक है, काव्या बोली, जिसके बाद तीनों एक सेवक के साथ अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शिवांश का कमरा तीसरी मंजिल पर था। कमरे में पहुंचने के बाद तीनों ने देखा कि कमरा सचमुच बहुत बड़ा था।
कमरे के साथ एक हॉल भी था जिसमें बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे और एक ऐसा स्थान भी था जहां योद्धा ध्यान कर सकते थे। कमरे में आने के बाद शिवांश ने अपने पास से 2 स्वर्ण मुद्रा निकाला और बोला, मैं तुम्हें ये दोनों दूंगा, लेकिन मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मिलेगा? 2 स्वर्ण मुद्रा को देखकर सेवक खुश हो गया, लेकिन अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बोला, किसी भी जानकारी की कीमत यहाँ पर 3 स्वर्ण मुद्रा है। सेवक की आंखों की चमक पहले ही शिवांश देख चुका था, इसलिए जब सेवक ने 3 मुद्रा बोला तो शिवांश ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, ये लो सामान लाने के 2 रजत मुद्रा। विचित्र लोक में 3 तरह की मुद्राएं चलती थी, कांस्य मुद्रा, रजत मुद्रा और स्वर्ण मुद्रा, जिसमें स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक प्रभावशाली होता था और कांस्य मुद्रा सबसे कम। सेवक को किसी भी जानकारी के लिए 50 से 100 रजत मुद्रा तक मिलते थे। ये जानकारी पर निर्भर करता था। एक स्वर्ण मुद्रा 100 रजत मुद्रा के बराबर होता था। शिवांश को स्वर्ण मुद्रा वापस रखते हुए सेवक हड़बड़ाते हुए बोला, क्या कर रहे हो साहब? मैंने मना कब किया है जानकारी के लिए? आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? मैं सब कुछ बताऊंगा। शिवांश ने पूछा, तो बताओ, यहाँ पर किसी हथियार की अच्छी कीमत कहाँ मिल जाएगी? सेवक बोला, आपको किसी भी हथियार की सबसे अच्छी कीमत नीलामी घर में मिलेगी और यहाँ का सबसे बड़ा नीलामी घर यहाँ से 2 इमारत छोड़कर है। शिवांश ने दूसरा सवाल पूछा, इस जगह के शक्तिशाली लोगों के बारे में बताओ जिनसे यहाँ टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता है। सेवक बोला, पहाड़ी गांव में 4 शक्तिशाली परिवार हैं जिनसे लड़ने की हिम्मत इस शहर में कोई नहीं करता है। पहला, इस गांव का मुखिया, दूसरा बटुक परिवार, तीसरा नेत्रा परिवार और चौथा जिनका ये होटल है, मित्रा परिवार। इन चारों परिवारों की हुकूमत चलती है यहाँ पर। शिवांश बोला, ठीक है, अब तुम जाओ, अगर कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मैं तुमसे मिलूंगा। इतना बोलकर शिवांश दोनों स्वर्ण मुद्रा सेवक को दे दिया। स्वर्ण मुद्रा लेकर सेवक खुश हो गया और बोला, साहब, जब भी किसी जानकारी की जरूरत हो मुझे जरूर याद कीजिएगा, मेरा नाम चंदू है। शिवांश ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। शिवांश की बात मानते हुए चंदू कमरे से निकल गया, जिसके बाद शिवांश ने अपने साथियों के साथ जानकारी साझा की। उसके बाद शिवांश बोला, सभी अंगूठियां निकालो, देखें उसमें कुछ है कि नहीं। शिवांश की बात मानते हुए काव्या और तारिश अपने अपने पास से अंगूठी निकालकर सामने बिस्तर पर रख दिए। बिस्तर पर इस वक्त कुल 5 अंगूठियां थी, जिसे देखते हुए शिवांश बोला, चलो देखते हैं इन अंगूठियों में कुछ खास है कि नहीं। इतना बोलकर शिवांश ने अंगूठी की जांच की। जैसे ही शिवांश अंगूठी के अंदर देखा तो वो चौंक गया और बोला हैरानी से, इसमें तो 5 और अंगूठियां हैं। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश ने एक एक अंगूठी उठाया तो उन्हें उसमें भी कई और अंगूठियां दिखी, जिसे देखकर काव्या बोली खुश होकर, हम तो अमीर हो गए हैं। एक तरफ शिवांश अपने साथियों के साथ अंगूठी की जांच कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 5 लुटेरों की मौत की खबर पूरे पहाड़ी गांव में फैल गई। वो 5 जिस परिवार से थे उस परिवार के सैनिक हथियारों को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सभी को लग रहा था कि किसी ने 5 को मारकर उनके सामान को लूट लिया है। वो 5 लुटेरे पहाड़ी गांव के बटुक परिवार के लोग थे। लोगों के साथ लूटपाट करना उनका रोज का काम था, लेकिन उनके परिवार की ताकत की वजह से कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बटुक परिवार के लोग गांव में आए नए लोगों की जांच कर रहे थे, क्योंकि पुराने लोग बटुक परिवार के लोगों की जान लेने की हिम्मत नहीं करने वाले थे। जैसे ही बटुक परिवार की तलाशी की खबर चंदू को मिली, वो शिवांश के कमरे में आ गया और शिवांश को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शिवांश मन ही मन बोला, वो 5 बटुक परिवार से थे। कुछ पल सोचने के बाद शिवांश बोला, ठीक है, तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। शिवांश की बात सुनकर चंदू ने सहमति में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद काव्या बोली, अब हम क्या करेंगे? हमने तो गांव के सबसे शक्तिशाली परिवार से पंगा ले लिया है। शिवांश ने कहा, बस तुम दोनों डरना मत, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिवांश की बात से दोनों सहमत हो गए। उसके बाद तीनों ने अंगूठियों को छुपा दिया और कमरे में ही ध्यान करने लगे। तीनों शांति से ध्यान कर रहे थे। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिसे सुनकर शिवांश ने दरवाजा खोला और सामने खड़े आदमी से बोला, बोलो, क्या बात है? क्या बटुक परिवार अपने आदमियों के हथियारों को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुदा योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बटुक परिवार अपने परिवार के लोगों के हथियारों को ढूंढ रहा था, वहीं शिवांश अपने साथियों के साथ कमरे में ध्यान कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर शिवांश ने दरवाजा खोला तो उसे दिखा कि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। शिवांश ने महसूस किया कि उसके सामने खड़े लोगों में कुछ जल रैंक के योद्धा हैं
तो कुछ पवन रैंक के। उन्हें देखते हुए शिवांश बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? तुम सब मेरे दरवाजे को ऐसे कैसे पीट रहे थे? शिवांश को देखकर उस समूह का एक आदमी बोला, प्रबंधक ने सही कहा था, इस कमरे में 3 कम उम्र के लड़के आए हैं, ये थोड़े ही हमारे लोगों को मार सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर समूह का लीडर बोला, सही बोल रहे हो, इन सब में इतनी ताकत नहीं है कि बटुक परिवार के लोगों को मार सके। चलो किसी दूसरे को ढूंढते हैं। शिवांश उन सब की बातों को सुन रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन अपनी खुशी को चेहरे पर आने नहीं दिया। सभी के जाने के बाद शिवांश ने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में चला गया। जब शिवांश कमरे में आया तो काव्या बोली, क्या हुआ शिवांश, मामला निपट गया? शिवांश बोला, हाँ, उन लोगों को हमारी उम्र की वजह से शक नहीं हुआ। वैसे उन अंगूठियों से हमें कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तारिश बोला, हमारे पास कुछ 7,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है और साथ में कुछ मंत्र भी हैं जो रैंक 1 और 2 के हैं और कुछ हथियार हैं जो रैंक 3 के हैं। शिवांश बोला, ठीक है, तुम दोनों 2,000 स्वर्ण मुद्राएं रख लो, जरूरत पड़ सकती है, और कुछ हथियार भी रख लो, मंत्र और हथियार चाहिए तो वो भी रख लो। शिवांश की बात सुनकर दोनों खुश हो गए और अपने अपने काम की चीज रख ली। अपने लिए हथियार चुनते हुए तारिश मन ही मन बोला, वैसे मेरे स्टोरेज में तो इससे अधिक शक्तिशाली मंत्र और हथियार हैं, लेकिन अगर मैंने इसका प्रयोग किया तो शिवांश को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं किसी अमीर परिवार से हूँ। लेकिन मुझे इन कमजोर मंत्रों का ध्यान केवल अपने परिचय को छुपाने के लिए करना होगा, साथ में मुझे अपने परिवार के शक्तिशाली मंत्रों का भी ध्यान करना होगा। तारिश को सोचते देखकर शिवांश बोला, तारिश, तुम क्या सोच रहे हो? शिवांश की आवाज सुनकर तारिश होश में आया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि इन मुद्राओं का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। शिवांश बोला, इतना मत सोचो, जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। सबकी मुद्राएं लेने के बाद शिवांश ने भी बची हुई 3,000 मुद्राएं अपने पास रख ली। उसके बाद मंत्र और हथियार ली और बोला, हम इन हथियारों को किसी को बांट देंगे। काव्या बोली, पर क्यों, बेच भी तो सकते हैं ना? तारिश बोला, इन सबको हम यहाँ तो बेच नहीं सकते, इसलिए जो करना है इस गांव से बाहर जाने के बाद करना है। शिवांश बोला, चलो ठीक है, अब हमें वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चलो चलते हैं उस कालू को ढूंढने। तारिश ने पूछा, तो कहाँ से शुरू करना है? शिवांश बोला, वही शराब खाना जहाँ आखिरी बार कालू दिखा था। चलो चलते हैं, तुम दोनों को कालू का चेहरा याद है ना? शिवांश की बात सुनकर दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया, जिसके बाद तीनों कमरे से बाहर निकल गए और अस्तबल जाकर अपने घोड़े लिए और शराब खाने की तरफ निकल गए। गांव में 3 शराब खाने थे। जब ये जानकारी मिली तो शिवांश ने काव्या और तारिश से पूछा, पहले हमें किस शराब खाने में जाना चाहिए? इस गांव के चारों छोर पर एक एक शराब खाना है, पहले हमें किस छोर पर जाना चाहिए? काव्या ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूर्वी छोर वाले शराब खाने पर जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार वो वहीं दिखा था। शिवांश बोला, ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले सब अपने चेहरे ढक लो। शिवांश की बात को मानते हुए काव्या और तारिश ने अपने चेहरे को एक कपड़े से बांध लिया। शिवांश ने भी अपने चेहरे को बांध लिया और शराब खाने की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय में तीनों शराब खाने के पास पहुंच गए। अपने घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद तीनों शराब खाने के अंदर जाने लगे। तभी एक सैनिक ने तीनों को रोक लिया और बोला, अनुमति पत्र दिखाओ। सैनिक की बात सुनकर शिवांश पहले अपने साथियों की तरफ देखा, फिर सैनिक से बोला, अगर अनुमति पत्र न हो तो क्या हम अंदर नहीं जा सकते हैं? सैनिक ने कहा, जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्यक्ति का 5 स्वर्ण मुद्रा जमा करना होगा। सैनिक की बात सुनकर शिवांश ने अपने स्टोरेज से 15 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और सैनिक को दे दिया, जिसके बाद तीनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद तीनों ने देखा कि शराब खाना बाहर से जितना बड़ा दिखता है उससे बहुत बड़ा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो टेबल पर बैठे शराब पी रहे थे और उनके सामने मंच पर लड़कियां नाच रही थी। कुछ लोग लड़कियों के साथ नाच रहे थे। शराब खाने के अंदर आने के बाद शिवांश और उसके साथी आसपास देख रहे थे। वहां पर सिर्फ मर्द नहीं, औरतें और लड़कियां भी मस्ती कर रही थी। शराब खाने में मौजूद लड़कियों को देखकर तारिश बोला, इस गांव में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आखिर आई कहां से ये सब? काव्या सबको देखते हुए बोली, होंगी कहीं की अपराधी। वैसे तुमने कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की है, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? तीनों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। इसी कारण शिवांश और तारिश ने नहीं देखा कि तारिश ने जब लड़कियों की तारीफ की थी तो उस वक्त काव्या के चेहरे पर
नाराजगी आ गई थी। कहते हैं ना, जब साथ के लड़के किसी और लड़की की तारीफ करें तो लड़कियों को जलन जरूर होती है। चारों तरफ देखते हुए और बात करते हुए तीनों शराब खाने के काउंटर पर गए, जहां कई खूबसूरत लड़की वेटर थी। उनमें से एक वेटर, जिसकी आंखों में एक कातिलाना चमक थी और उसके बाल कंधे तक आ रहे थे, उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिसके कारण वो काफी आकर्षक लग रही थी। वो अपनी मीठी आवाज में बोली, क्या चाहिए तुम लोगों को? शिवांश ने आस पास देखते हुए कहा, हमें एक अच्छी शराब और साथ में कुछ जानकारी चाहिए होगी। शिवांश की बात सुनकर वो लड़की शिवांश की तरफ देखी। तभी शौर्य उस लड़की की नजर मिली। शिवांश की आंखों में एक आकर्षण था, जिसमें वो लड़की कुछ पल के लिए खो गई, जिसे देखकर शिवांश ने लड़की के सामने चुटकी बजाई, जिससे लड़की होश में आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं चेहरा देखे बगैर किसी को जानकारी नहीं देती हूँ। लड़की वेटर मन ही मन बोली, जिसकी आंखों में इतना आकर्षण है वो देखने में कैसा होगा। लड़की सोच ही रही थी, तभी शिवांश ने अपना कपड़ा चेहरे से हटा लिया। जैसे ही लड़की ने शिवांश का खूबसूरत चेहरा देखा, वो तो शिवांश में खो गई। लड़की का वही हाल था जो लड़कों को होता है जब वो किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं। शिवांश के चेहरे को देखते हुए वेटर मन ही मन बोली, ये लड़का तो किसी लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है, कहाँ था अब तक ये। तभी उसकी नजर तारिश और काव्या पर गई, जिन्होंने शिवांश के चेहरे से कपड़ा हटाते ही हटा लिया। तारिश भी शिवांश की तरह काफी खूबसूरत था। तारिश को देखने के बाद वेटर मन ही मन बोली, आखिर ये लड़के कहाँ से आए हैं? यहाँ तक आज तक मैंने बदसूरत अपराधियों को ही देखा है, ये दोनों कौन हैं? वेटर को शिवांश और तारिश में खोया देखकर काव्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, तुम खोई कहाँ हो? शराब दो और जानकारी। जानकारी शब्द काव्या धीरे से बोली थी। काव्या के चुटकी बजाने के बाद वेटर होश में आए और 3 ग्लास शराब काउंटर पर रखते हुए बोली, हर जानकारी की कीमत होती है। क्या जानकारी चाहिए पहले ये बताओ, फिर कीमत बताऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर हुआ तो ठीक, नहीं तो जा सकते हो। वेटर की बात सुनकर शिवांश ने अपने पास से एक कागज निकाला, जिस पर कालू की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे शिवांश ने अपनी शक्तियों से बनाया था। उसमें कालू का चेहरा साफ दिख रहा था। उस कागज को निकालने के बाद शिवांश ने उसे वेटर को दे दिया। शिवांश के हाथ से तस्वीर देखते हुए लड़की वेटर बोली, तो तुम्हें इसकी जानकारी चाहिए? वैसे तो इसकी कीमत 2 स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन तुम्हारे लिए 1 स्वर्ण मुद्रा चलेगा। आखिर तुम इतने खूबसूरत हो। वेटर लड़की की बात सुनकर शिवांश ने अपने पास से 1 स्वर्ण मुद्रा निकाली और काउंटर पर रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ ये कहाँ मिलेगा और कब? काउंटर से मुद्रा उठाते हुए वेटर लड़की बोली, ये आदमी हर 3 दिन में यहाँ आता है, कल ही आया था, अब ये 2 दिन बाद आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके साथ 3 और लोग रहते हैं जो उसके समान ही शक्तिशाली हैं। धन्यवाद। इतना बोलकर शिवांश तस्वीर लेकर जाने लगा। तभी वेटर लड़की शिवांश को रोकते हुए बोली, मुझे भी एक जानकारी चाहिए, दोगे? वेटर लड़की की बात सुनकर शिवांश थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला, तुम्हें मुझसे क्या जानकारी चाहिए? वेटर बोली, ये कि तुम सब हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की की बात सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम अंश है और मेरे दोस्तों का नाम तरुण और सुनहरी है। वेटर ने पूछा, क्या ये तुम्हारी प्रेमिका है? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ये तरुण की प्रेमिका है। शिवांश की बात सुनकर तारिश और काव्या शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों शिवांश की तरफ देखने लगे। तभी शिवांश ने वेटर लड़की से पूछा, वैसे तुम कौन हो? वेटर लड़की बोली, मेरा नाम रति है। शिवांश बोला, तो ठीक है रति, हम चलते हैं, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर शिवांश जाने लगा। तभी रति बोली, इतने खर्च करके आए हो तो थोड़ा मस्ती में करके जाओ। रति की बात सुनकर शिवांश ने अपने साथियों की तरफ देखा तो तारिश बोला, कुछ समय रुकते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। इतना बोलकर शिवांश तारिश और काव्या के साथ जाकर एक टेबल पर बैठ गया। तभी रति उनके टेबल पर तीनों ग्लास रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, मस्ती करो। अब तक लोगों की नजर शिवांश और उसके समूह पर पड़ गई थी, क्योंकि आज तक रति ने किसी भी मर्द को भाव नहीं दिया था, लेकिन आज खुद से शिवांश से बात करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वहां बैठे मर्दों को जलन होने लगी। कुछ मर्दों की नीयत तो काव्या को देखकर भी खराब हो गई थी। वहीं लड़कियों की नजर शिवांश और तारिश पर पड़ी। उनमें से कुछ लड़कियां शिवांश और तारिश की उम्र देखकर बोली, ये दोनों तो हमसे 4-5 साल छोटे हैं। वहीं कुछ लड़कियां बोली, 4-5 ही छोटा है तो क्या हुआ, लड़के तो खूबसूरत हैं। वहीं कुछ लड़कियां तो शिवांश और तारिश की उम्र की ही थी। लड़कों की नजर काव्या पर और लड़कियों की नजर शिवांश और तारिश पर थी। तभी एक आदमी शराब के नशे में काव्या के पास आया और बोला,
ये लड़की मेरे साथ मस्ती करेगी। उस आदमी ने इतना बोला ही था कि काव्या ने अपना ग्लास उठाया और उस नशे में धुत आदमी के सिर पर दे मारा। इस दृश्य को देखकर सभी शॉक हो गए। कुछ पल के लिए शिवांश भी शॉक हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या ऐसा करेगी। कुछ समय शॉक में रहने के बाद शिवांश और तारिश हंसने लगे। शिवांश नशे में धुत आदमी जिसका सिर काव्या ने फोड़ दिया था, उससे बोला, भविष्य में कभी किसी लड़की को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब लड़कियां गुस्से में आती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। क्या काव्या ने उस आदमी के सिर को फोड़कर कोई गलती कर दी है? जानने के लिए सुनते रहिए दिव्या नाग गरुदा योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पहाड़ी गांव के शराब खाने में शिवांश और उसके साथी बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी नशे में धुत होकर काव्या के साथ बदतमीजी करने लगा। ये देखकर काव्या ने अपने शराब के ग्लास को उसके सिर पर फोड़ दिया, जिसकी वजह से उस शराबी के सिर से खून निकलने लगा। इस दृश्य को देखकर जहां सभी लोग शॉक में थे, वहीं शिवांश और तारिश मुस्कुरा रहे थे। शिवांश और तारिश को मुस्कुराते हुए देखकर शराबी आदमी अपने सिर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम दोनों को मारकर इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। काव्या बोली, हम इंतजार कर रहे हैं, जो जिसे भी लेकर आना है उसे लेकर आ जाओ, हमें किसी का डर नहीं है। काव्या की निडरता देखकर गुस्से में वो शराबी अपने पास से चला गया। तभी वहां रति आई और काव्या से बोली, तुमने ये क्या किया? इसके समूह में एक पवन रैंक के 8वें स्तर का योद्धा है। वो आ गया तो तुम तीनों को कोई नहीं बचा पाएगा। वो बहुत खूंखार है। एक काम करो, तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगी। रति की बात सुनकर काव्या बोली, रति तुम चिंता मत करो, जब तक अंश हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन ही पहले हरित राज्य के अंश ने एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं को मौत दी है। काव्या की बात सुनकर रति के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और शिवांश और उसके साथियों को देखने लगे। लेकिन उनकी आयु देखकर किसी को काव्या की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो शिवांश और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगे। फिर भी शिवांश कुछ नहीं बोला और आराम से सबको देखता रहा। कुछ पल सबको देखने के बाद शिवांश ने रति से पूछा, रति क्या यहाँ लड़ने की अनुमति है या नहीं? रति शिवांश को देखते हुए बोली, लड़ सकते हो, लेकिन जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई किए बगैर नहीं जा सकते हो। रति को शिवांश की आंखों में विश्वास दिखा, जिसे देखकर रति को बहुत आश्चर्य हुआ। रति शिवांश को देख ही रही थी, तभी शिवांश बोला, रति क्या यहाँ औषधीय शराब मिल सकती है? रति बोली, हाँ मिल सकती है, लेकिन वो 3 तरह की है, 100, 200 और 300 जड़ी बूटी वाला शराब। तुम्हें कौन सा चाहिए? शिवांश ने पूछा। तीनों की कीमत क्या है? रति बोली, 50, 100 और 150 स्वर्ण मुद्रा। शिवांश ने कहा, 50 वाले 2 ले आओ। औषधीय शराब जड़ी बूटी से बनी होती थी, जो योद्धा को अपनी शक्ति बढ़ाने में सहायक होती थी। इससे ज्यादा नशा नहीं होता था, इसलिए शिवांश ने औषधीय शराब की मांग की थी। शिवांश की बात मानते हुए रति शराब की बोतल लाने चली गई, जिसके बाद काव्या शिवांश से बोली, शिवांश ये बोतल तो काफी महंगी है। शिवांश बोला, तो क्या हुआ, हमारे पास नहीं है क्या स्वर्ण मुद्रा? तारिश ने कहा, ठीक है, औषधीय शराब की कीमत मैं और काव्या चुकाएंगे। शिवांश बोला, जैसे तुम दोनों की मर्जी। शिवांश ने मना नहीं किया। वैसे भी उन दोनों के पास 2000 से ऊपर स्वर्ण मुद्रा थे। शिवांश, तारिश और काव्या इंतजार कर ही रहे थे, तभी एक धमाके के साथ शराब खाने का दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजी, किसने हमारे साथी का सिर फोड़ा? जल्दी से घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। इस आवाज को सुनकर शिवांश और उसके साथियों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां 3 लोग खड़े थे। उनमें एक वो था जिसका सिर फूटा था। उसने इतने समय में ही अपने गांव का इलाज करवा लिया था। शिवांश और उसके साथी उन तीनों को देख ही रहे थे, तभी वो आदमी जिसका सिर फूटा था शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, तेजा भाई, वही हैं वो तीनों। शिवांश और उसके साथियों को देखकर तेजा सिर फूटे आदमी से बोला, राका तुम इन बच्चों से हार गए, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? काव्या ने जिस इंसान का सिर फोड़ा था उस आदमी का नाम राका और उसके साथ आए एक पवन रैंक के योद्धा का नाम तेजा था। तेजा का गुस्सा देखकर राका अपना बचाव करते हुए बोला, भाई इन तीनों ने अचानक हमला कर दिया तो हम क्या करें? हम घायल हो गए। राका की बात वहां बैठे लोगों ने सुनी तो सब आश्चर्य में उन्हें देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। वो सब के सब अपराधी थे, उन्हें ये सब लड़ाई देखने में मजा आता था, इसलिए सब चुपचाप लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। वहीं काव्या जब राका की बात सुनी तो गुस्से में बोली, अरे खोचू, झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने अकेले तुम्हारे सिर को फोड़ा हूँ।
काव्या की बात सुनकर राका गुस्से में काव्या को देखने लगा। तभी तेजा बोला कड़े स्वर में, तुमने हमारे आदमी को मारा है, जल्दी से घुटनों के बल बैठकर हमारे साथी से माफी मांगो। राका बोला नहीं भाई, इस लड़की को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी दासी बनाकर रखूंगा। राका की बात सुनकर तेजा बोला ये लड़की, सुना नहीं मेरे आदमी ने क्या कहा, अब चल हमारे साथ। तेजा की बात सुनकर काव्या लंबी सांस लेते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और शिवांश से बोली शिवांश और तारिश, आज मेरा मन नहीं है लड़ने का, इसलिए तुम दोनों ही लड़ो। तारिश बोला अरे नहीं, मुझे तो शराब का इंतजार है, ये लड़ाई सिर्फ शिवांश लड़ेगा। तारिश की बात सुनकर शिवांश के साथ साथ सब आश्चर्य में शिवांश को देखने लगे। तभी शिवांश बोला तुम दोनों बहुत बड़े शैतान हो। इतना बोलकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंगड़ाई लेने लगा और बोला एक आदमी के मारने का 2 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, यहाँ 3 है तो 6 स्वर्ण मुद्रा मंजूर है। शिवांश ने एक पवन रैंक की कीमत 2 स्वर्ण मुद्रा लगाई थी। ऐसा करके शिवांश ने उन तीनों का अपमान कर दिया था, जिसके कारण उन तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आंखों में हत्या की भावना ली और अपने मुक्के में शक्ति इकट्ठा किए शिवांश की तरफ तीनों बढ़ने लगे। उन तीनों को आते देखकर शिवांश बोला क्या तुम तीनों को मंजूर है कीमत? काव्या मुस्कुराते हुए बोली हाँ मंजूर है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला पार्ट सुने और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।